काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी सिगरा स्थित अरिहंत कॉम्प्लेक्स के बगल में बने जनरेटर रूम में आज दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। तुरंत फायर अलार्म बजाया गया और पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। फायर अलार्म बजते ही पुलिस और फायर सर्विस को सूचना पहुंच गई। आग बुझने के बाद बिल्डिंग में कार्यरत कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। अरिहंत कॉम्प्लेक्स के जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना पर फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि अरिहंत कॉम्प्लेक्स में कई इंश्योरेंस कंपनियों के ब्रांच ऑफिस और मंडल कार्यालय भी हैं। इस बिल्डिंग में कार्य करने वाले एक एम्प्लॉय ने बताया कि आग लगते ही फायर अलार्म बज गया तो हम सभी भागते हुए नीचे आ गए। यहाँ के कर्मचारियों ने जल्द ही अपने फायर सिस्टम से आग को काबू में भी कर लिया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की सीईओ ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कमांड सर्विस के पास आग लगी है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुंचे तो अरिहंत कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। ये कॉम्प्लेक्स का स्टोर रूम था, इसीलिए ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्डिंग का फायर सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए समय रहते आग पर काबू कर लिया गया। हमें जो सूचना मिली पहले कंट्रोल से, सिटी कंट्रोल से कि जो कमांड सेंटर है सिगरा में उसमें कहीं आग लगी हुई है। जब यहाँ पे आया तो पता चला, रास्ते में गाड़ियाँ जब रवाना की गई रेलवे स्टेशन से, पता चला अरिहंत कॉम्प्लेक्स में आग लगी हुई है। यहाँ पर अरिहंत कॉम्प्लेक्स में एक स्टोर है, उसमें एक शॉर्ट सर्किट के कारण छोटी आग थी, जिसको यहाँ के सिस्टम से पहले इनके प्रबंधन के लोगों ने बुझाया, लगभग कंट्रोल कर लिया था। हमारी टीम बोलती है कूलिंग कर रही है। छोटी आग थी पर क्योंकि स्टोर में लगा था और सामान था, इससे धुआं काफ़ी दिख रहा था। यहाँ का जो सिस्टम था वो कार्य कर रहा था, उससे ही इन लोगों ने पहले फायर फाइटिंग की। आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम विनय सिंह पड़ेगा। यहाँ पे आग लग गई थी, क्या कारण था? आग यही सिगरेट वगैरह पी के कोई जला दिया था, मतलब बेच दिया था, उसके चलते मतलब आग लग गई थी और पूरा चारों तरफ आग फैल गए थे। इसके बाद गोदाम में ये स्टोर रूम यही सब कबाड़ चीज़ें रखा जाता है, इसके नीचे, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नुकसान भी हुआ है? नहीं, कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत जल गया है। तो कैसे पता चला फिर फायर ब्रिगेड वगैरह कैसे आया? नहीं, वो सब बाद में फ़ोन हुआ तो फायर ब्रिगेड आया, उससे पहले आग पे काबू पा लिया गया था। सब यहाँ से पाइप गया था और सब डाल के मतलब आग पे काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के माधोपुर में जल निगम के कर्मचारियों ने 5 माह से वेतन न मिलने और सरकार द्वारा निजीकरण करने से नाराज होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जल निगम संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पिछले 5 माह से कार्यरत को वेतन नहीं मिला है, रिटायर को पेंशन नहीं मिला है। हमारे 2016 से सेवानिवृत्त साथी कर्मचारी के किसी भी विधेयक का अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जिन भी साथियों की मृत्यु हो जा रही है, अनुकंपा में उनकी नौकरी नहीं लग रही है, 2 साल से बिना किसी आदेश के रोके हुए हैं। सरकार का ध्यान सिर्फ निजीकरण पर है। हम लोगों की मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर अमल करके हमारी मांगों को स्वीकार करे, नहीं तो हम लोग आगे चलकर एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। घनश्याम सिंह, जल निगम संघर्ष समिति वाराणसी जिला के मीडिया प्रभारी हैं। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को 5 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिला है, रिटायर को पेंशन नहीं मिला, कार्यरत को वेतन नहीं मिला और हमारे जो 2016 से सेवानिवृत्त हो गए हैं साथी कर्मचारी अधिकारी, उनके किसी भी देयक का भुगतान आज तक नहीं किया गया। और एक 3 मांग है हम लोगों की। तीसरी है जो हमारे कर्मचारी इधर एक्सपायर हो रहे हैं, स्वर्गवासी हो जा रहे हैं, उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये 2 साल से रुके हैं बिना किसी आदेश के, मनमाना अपना जल निगम ने रोका। मामला कबरचौरा राजकीय जिला महिला चिकित्सालय का है। सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले लावारिस महिला प्रियंका को कराया गया था भर्ती। महिला कई महीनों से गर्भवती थी। वहीं आयुष्मान कार्यकर्ती श्वेता शर्मा लावारिस महिला की देखभाल करती रही। वहीं जब गर्भवती महिला की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली तो आयुष्मान कार्यकर्ती श्वेता शर्मा और चिकित्सा मैनेजमेंट में झड़प हो गई। जब लावारिस महिला प्रियंका की डिलीवरी के समय कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था तो चिकित्सा मैनेजमेंट ने तभी आयुष्मान कार्यकर्ती श्वेता शर्मा से बीएसडी फॉर्म पर साइन करा लिया। वहीं लावारिस महिला प्रियंका को पुत्र होने के बाद चिकित्सा मैनेजमेंट प्रियंका के बेटे को पी लिया है, ऐसा बोलकर नवजात शिशु एनएससीयू कक्ष में रखवा दिया। साथ ही ये बहाना बनाया जा रहा है कि प्रियंका को बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी हो रही है, जबकि इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। जब इस पर स्वयं प्रियंका से बात की गई तो प्रियंका ने
मां होने के साथ अपने दर्द को भी बयां किया है। प्रियंका ने बताया है कि पिछले 3 दिनों से मेरे बच्चे को मुझसे नहीं मिलाया गया है, ना तो बच्चे को मां से मिलने दिया जा रहा है और ना ही मां को बच्चे से। वहीं प्रियंका का ये भी कहना था कि मेरे बच्चे को मुझे दिया जाए, मैं उसे अपने पास रखूंगी, पर लगातार चिकित्सा मैनेजमेंट द्वारा प्रियंका पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसे और उसके बच्चे को चाइल्ड केयर को सौंप दिया जाए, पर प्रियंका ने चाइल्ड केयर व किसी भी अन्य संस्था में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जी मैम अपना परिचय बताएं। डॉक्टर लिली श्वासा SIC। मैम एक पेशेंट है लिली प्रियंका नाम की, कहाँ से आई है, कौन है उसका? उसे नहीं पता, कभी 14 में भर्ती थी जनवरी में, पूरा फरवरी हमारे यहाँ पड़ी रही, वो लोग यहाँ डाल गए, पेट में बच्चा था, डिलीवरी हुई उसकी सीज़र करवा दिया गया उसका। अब आज उसका टाका वाका कट गया, मरीज़ एकदम ठीक है, हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे। और एक प्रोबेशन ऑफिसर को चिट्ठी जा चुकी है, फ़ोन हो चुका है, रिमाइंडर जा चुका है। आज अभी आशा ज्योति वालों से कल बात हुई थी, आज फिर अभी फ़ोन कर रहे हैं तो अभी फ़ोन नहीं उठ रहा है। आशा ज्योति से बात होके आशा ज्योति की टीम आएगी, उस बच्चे समेत माँ को ले जाएगी। लेकिन जब सीजर का टाइम था मैडम, तो उस पे तो जो फॉर्म पे एक गार्जियन का साइन होता है। हाँ, तो जब कोई नहीं रहता तो साइन हम ही लोग के किसी का साइन नहीं होता। सीजर बच्चे को मारेंगे नहीं ना, साइन लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, साइन हमारा स्टाफ कोई कर देता है। उस टाइम साइन जो कि आयुष्मान की एक कार्यकर्ती वो कोई नहीं होती है करने वाली। उन्होंने साइन किया, उन्होंने देखभाल किया, जैसा उनका कहना है कि उन्होंने देखभाल किया। क्यों कर रही है? हमारी सिस्टर लोग काफ़ी हैं देखभाल करने के लिए, वो अगर अपनी विल से करना चाहती है करे। आपका बच्चा यहाँ भर्ती है, आपको बच्चा हुआ है? हाँ, बच्चा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इतना भी। तो यहाँ बच्चा आपके पास नहीं है, कहाँ है आपका बच्चा? बच्चा मेरा माँ है शीशा में, बच्चा दे रहे नहीं आप। आपके पास लाते हैं बच्चे को? नहीं लाता। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। किस चीज़ को लेके आपसे मेट्रेन से कहाँ शुरू हुई, क्या? देखिए, मैं 8 फरवरी को यहाँ पे राउंड पे हमेशा जाती हूँ अंदर, क्योंकि आयुष्मान मित्र के पेशेंट को एडमिट करने के लिए मुझे राउंड पे अंदर जाना पड़ता है, तो पता करना पड़ता है कि पेशेंट आयुष्मान के हैं या नहीं, लाभार्थी हैं। तो इसी सिलसिले में रोज ही जाती, तो उस दिन भी मैं 8 तारीख को गई थी फरवरी को। मुझे वहाँ प्रियंका मिली और मुझे देख के बहुत दया आया, तो मैंने उसको खाना पीना कपड़े लत्ते हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराया। फिर उसका सीजर नहीं हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस नहीं बन पा रहे थे। करीब इस बात को करते करते, जी हाँ, वो प्रेग्नेंट थी। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत पुष्कर तालाब पर पहले से चल रहे स्वच्छता अभियान को समाप्त करने के बाद आज पुनः तालाब में जाल डलवाकर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने NDRF एवं 137 आर्मी इकोलॉजिकल बटालियन के साथ यहां के सम्मानित जनों तथा नगर निगम के सहयोग से सफाई करवाया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने पुष्कर तालाब के स्थानीय निवासियों के घर घर जाकर गंदगी न करने तथा तालाब को स्वच्छ रखने हेतु जागरूक किया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पुष्कर तालाब के स्थानीय निवासियों के घर घर जाकर गंदगी न करने तथा तालाब को स्वच्छ रखने की भी अपील की। उन्होंने जन जन से हाथ जोड़कर तालाब को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने पुष्कर क्षेत्र की 2 समस्याएं, घर घर पानी पहुंचाने की और सीवर की समस्याओं को हल करने के लिए जल कल के अधिकारियों को भी निर्देशित किया और संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ इस तालाब को स्वच्छ रखने के लिए माह में एक बार स्वच्छता अभियान चलाने की भी शपथ ली, जिसमें मुख्य रूप से राम सकल यादव, नगर निगम सुपरवाइजर सरिता, सृजन संस्था के सदस्य आनंद विजय सिंह, शिवम चौहान, रामविलास, संदीप कुमार इत्यादि लोगों ने इस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी कैंट से भाजपा का विधायक हूँ। वाराणसी के सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से काशी की सभी सामाजिक संस्थाएं कुछ न कुछ समाज के लिए कर रही हैं। कोई स्वच्छता के अभियान में लगा हुआ है, कोई वृक्षारोपण करा रहा है, कोई रक्तदान करा रहा है। लेकिन सामाजिक संस्था सृजन, जिसके अध्यक्ष अनिल सिंह जी मेरे बगल में खड़े हैं, ये जो कर रहे हैं ये उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निरंतर लगातार ये काशी में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं और कुंडों तालाबों की सफाई का काम कर रहे हैं। ये जो पुष्कर तालाब आपके पीछे है, बहुत बुरा हाल था इसका, जलकुंभी से पटा हुआ था, सिल्ट थी, कूड़ा था। महीनों की मेहनत से सामाजिक संस्था सृजन, CRPF और NDRF, ये तीनों लोगों ने मिलके और भाजपा कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र की जनता ने, ये सब ने मिलके आज इस कुंड को नहाने तैरने लायक बना दिया है। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा अब तक दिल्ली जैसे महानगर
नगर में ही देखने को मिलती रही है, लेकिन अब ये सुविधा बनारस में भी दिखेगी। खास यह है कि 4 मंजिल तक 375 वाहन लिफ्ट होंगे। इसके लिए 3 लिफ्ट लगाए गए हैं। इनमें 2 लिफ्ट में निकासी व प्रवेश का इंतजाम होगा, तो तीसरी लिफ्ट सर्विस के लिए होगी। इसके निर्माण में कुल 21 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। गोदौलिया पार्किंग में 4 मंजिल तक लिफ्ट होंगे, 375 वाहन। बनारस का पहला मल्टी लेवल पार्किंग की योजना ने मूर्त रूप ले लिया है। जल्द ही स्मार्ट सिटी की राह पर आगे बढ़ रहे बनारस को जाम के झाम से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही शहर को पहला स्मार्ट पार्किंग सिस्टम भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से शहर को एक विशेष पहचान भी मिलेगी। गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग में 5 भूतल ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, 3 व्यावसायिक लिफ्ट, 375 गाड़ियों की क्षमता वाले 30 दुकानें, ग्राउंड फ्लोर पर 1 पुलिस बूथ, 1 जलकल पंपिंग रूम और 1 सूचना डेस्क भी होगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी कंपनी के अफसरों का दावा है कि 31 मार्च तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अब तक 75% ही कार्य पूर्ण हो सका है और लगता है कि जून से पहले तो निर्माण कार्य पूरा नहीं होने वाला। पर्ची दे दीजिएगा। प्रभा जी, जो ये पार्किंग बन रही स्मार्ट सिटी की तरह, कैसा लग रहा है आपको? नजर आ रहा है अभी तक बनारस में पहली ऐसी पार्किंग जो बन रही है, सारे सुविधाओं से लैस है। लिफ्ट वाली पार्किंग बन रही है और जो कि यहाँ मार्केट है गोदौलिया, यहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं। इसी के कारण देखते हुए मोदी जी ये बनवा रहे हैं, सभी सुविधाओं से लैस है। इससे हम लोगों को बहुत आराम मिलेगा और सुविधा रहेगा। सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के हाथी बाजार स्थित आदर्श तालाब में रविवार को दोपहर में नहाने गए एक ही बस्ती के 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि किशोरों के डूबने की सूचना उनके परिजनों को हुई, तो वो मौके पर पहुंच करके आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद किशोरों के शव को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हाथी गांव निवासी 12 वर्षीय किशन कुमार अपने मित्र 11 वर्षीय आकाश और गांव के अन्य 3 लड़कों के साथ गांव के ही बस स्टैंड के पास आदर्श तालाब में रविवार को दोपहर में नहाने गए हुए थे कि अचानक किशन और आकाश उर्फ साजन गहरे पानी में डूबने लगे। ये देख नहा रहे अन्य बच्चे अपने घर गए और भागते हुए घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना लगते ही परिवार के लोग तालाब पर पहुंचे और आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला और एक स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिचय बताएं, आपका क्या नाम है? गीता। ये कौन सा गांव है? हाथी बाजार। अच्छे 2 बच्चे डूबे पानी में, कैसे क्या मामला बताएं? और वो बताओ तो भाई कि वो मन गल न नहाए न भीतर तरमक रह गए। कितने छोटे बच्चे थे? कितना उम्र था लोग? वह एक जने के 12 रहो, एक जने के 10। बैंकों के निजीकरण को लेकर देशव्यापी हड़ताल जारी है। इसी क्रम में आज वाराणसी में भी बैंक कर्मचारियों ने बैंक के निजीकरण को लेकर के आज बैंकों में ताला लगाकर धरना दिया। इस बीच कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निजीकरण के विरोध में बैंकों में ताला लगाकर कर्मचारियों ने किया हड़ताल। इस बीच कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरह से सरकार मनमानी पर उतर आई है और सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से निजीकरण कर रही है, इसको लेकर के आज हम लोग धरने पर बैठ गए हैं। यह हड़ताल 2 दिनों तक चलेगा। इस हड़ताल से आम जनता को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एटीएम में पर्याप्त पैसे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि कोविड-19 जैसी महामारी में सरकारी संस्थाओं ने अपनी सेवा दी है, लेकिन निजी संस्थाओं ने वैश्विक महामारी में भी अपने को बंद रखा था। वहीं सरकार की कोई भी योजनाओं के संदर्भ में जिस तरह से सरकारी बैंकों ने कार्य किया है, सरकार को इसे भी कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर सरकार अपने निजीकरण के फैसले को समाप्त नहीं करती है तो हम सभी आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। परिचय बता दें। मैं सुरेश चंद, चीफ रीजनल सेक्रेटरी अधिकारी संघ बनारस। आज किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये हमारी जो हड़ताल हम लोगों ने किया है, ये केवल बैंक के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आम जनता की लड़ाई है। हम जिस दिन ये प्राइवेट हो जाएगा, हमारे आम जनता का जो धन है बैंकों में वो डूब जाएगा। कारण यह है कि प्राइवेट बैंक का कोई भरोसा नहीं है। अब तक जो है ये उदाहरण है कि हमारे ऑल ग्लोबल और हमारे इंडिया के लगभग 24 बैंक डूब चुके हैं और अमेरिका के 350 बैंक डूब गए। जो प्राइवेट थे वो रातों रात दिवालिया घोषित कर जाते हैं और उसके बाद हमारी जनता का पैसा सब डूब जाएगा। और साथ ही साथ बेरोजगारी की जो स्थिति है, हम तो बेरोजगार होंगे ही होंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी बेरोजगार हो जाएंगी, जो कि अभी इतने जो है
हिम्मत बांधे हुए हैं कि अभी रोजगार का सृजन होगा और ये सरकार हमारे रोजगार को ही समाप्त कर रही है। तो ये हमारा केवल बैंक नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति देश की डूब चुकी है। हमारी केंद्र सरकार ने तमाम हमारे जो है उपक्रमों को बेच डाला और आज उनके पास ये स्थिति आ गई है कि अब उनको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं ताकि जो जनता का धन है उस पर कब्जा कर सके। मैं दिनेश कुमार सिंह, महामंत्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी परिक्षेत्र से। दिनेश जी, आज किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे हैं? केंद्र सरकार ने जो सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो डिसीजन लिया है उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग उसके विरोध में आज हड़ताल पे हैं। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि जो सरकार बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो निजीकरण कर रही है उसको उसके विषय में सोचना छोड़ दे और जो भी बैंक यदि घाटे में या कुछ एनपीए की वजह से कुछ दुविधा में है तो उनके साथ उनको इकोनॉमिकल एड देके और उसको, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो बैंक है हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक वो लाभ में चल रहे हैं और हमारा जो भी सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी ये हैं, हम लोग सरकारी बैंक ही उसको हम बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव शिवनाथ यादव हैं। किस तरह का हड़ताल है? ये हड़ताल ये भारत सरकार नई आर्थिक नीतियों के तहत वो पब्लिक सेक्टर बैंक को, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो देश के लिए बहुत फायदेमंद है, इनको प्राइवेट हाथों में देने के लिए पूंजीपतियों को, बड़े बड़े कारपोरेटों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसको निजीकरण क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरी बैंक यूनियन जितनी है, हमारे यूनाइटेड फोरम में 9 यूनियन है, अधिकारी संगठन की और कर्मचारी संगठन की, सब लोग आज मिलकर हम लोग संयुक्त यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं। ये बहुत जनता के हित में ये कदम नहीं है। वाराणसी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी के द्वारा वार्ड गठन का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। इसके तहत समाजवादी पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 25 में वार्ड गठन हुआ और अध्यक्ष भी चुना गया। इस अवसर पर दर्जन से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 25 का गठन कार्यक्रम किया गया, जिसमें वार्ड अध्यक्ष भी चुना गया। वहीं अमित यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ शब्दों का जाल बिछाया है। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद भी जिस तरह से कार्य होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। ये सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों की ही धनी है। इस सरकार में छात्र, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। महाराष्ट्र बेंगलोर में जो नौकरियां 30,000 रुपए प्रति महीने में थी, अब वही नौकरी 6,000 रुपए प्रति माह की हो गई है। शोषण नहीं होना चाहिए, उस राम के नाम पे जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। आपको यह बात बतानी चाहिए कि आपने कितनी गरीबी दूर की। आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे और आपने तो रोजगार ही छीन लिया। और मैं आपसे स्पष्ट बता दूं, यह गरीबी नहीं हटाएंगे, या हम जैसे गरीबों को ही हटा देंगे। मैं अमित यादव, पूर्व अध्यक्ष हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। अमित जी, आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या है? आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वार्ड नंबर 25 में, वार्ड का गठन है। यहाँ पे आज वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो इस वार्ड की जिम्मेदारी संभालेगा कि कहाँ क्या कमी है यह पार्टी को बताएगा, पार्टी उसे पूरा करने का काम करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। अब भाजपा की सरकार केवल प्रचार करने में लगी है, ब्रांडिंग कर रही है, हर चीज़ों को नए नए शब्द फेंक देती है, उसके अगल बगल खेलते रहिए, शब्दों के जाल से खेलती है। नाम और परिचय बताएं। मैं गिरधारी सिंह पटेल, वार्ड नंबर 25 जोल्ला उत्तरी का नगर निगम परिषद चुनाव द्वितीय स्थान में मैं रहा। मैं आगामी चुनाव बसपा से लड़ा था और इस समय मैं अपने वार्ड का समाजवादी पार्टी से गठन करवा रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत 4 लोगों को और वार्ड के समस्त लोगों को जोड़ते हुए काम किया और 4 लोगों को वार्ड अध्यक्ष में बनाया। एक वार्ड अध्यक्ष, महासचिव और सचिव किया जा रहा है। और क्या है? लगातार महानगर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में लगातार हर क्षेत्रों में, हर वार्डों में वार्ड गठन और वार्ड समीक्षा का कार्यक्रम लगातार निरंतर चल रहा है। वार्ड गठन और वार्ड समीक्षा से
हम लोग बूथ मजबूत करने के लिए, एक एक बूथ जीतने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकदम मनोयोग के साथ, परिश्रम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में जैसे हम लोगों ने 2 MLC जीता, संगठन के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पे, आप देखिएगा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरे बनारस महानगर से पूरा साफ हो जाएगा और पूरे महानगर में आने वाले तीनों विधानसभा में लाल और हरा झंडा का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। धर्म की नगरी काशी में खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। ये शोभा यात्रा महमूदगंज स्थित बालाजी उपवन से निकलकर लक्सा स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर समाप्त हो गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आगे आगे श्रद्धालु झंडा लेकर चल रहे थे। वहीं पालकी में विराजमान खाटू श्याम जी के आगे आगे डमरू बजाते भी भक्त चल रहे थे। आज किस तरह का शोभा यात्रा निकली है? ये खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकलती है, पिछले 27 वर्षों से लगातार निकल रही है। बालाजी ऊपर महमूदगंज से निकली है और यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर लक्सा में है। यहाँ पर इसका समापन होगा। इसमें करीब 2 से 2,500 ध्वजा उठाकर लोग एक साथ चलते हैं, नाचते गाते हैं। राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत पौराणिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार स्थित शिव मंदिर के समीप का है, जहां पर कुछ अज्ञात मनबड़ों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार में अज्ञात लोगों द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता को गोली मार दी गई। गोली युवक के जांघ में लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी भी पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार गोली लगे युवक की पहचान काशी विद्यापीठ के MA द्वितीय वर्ष के छात्र रोहित यादव के रूप में हुई है, जो अपने मोहल्ले के एक युवक के साथ कहीं जा रहा था। तभी किसी अन्य युवक से उसका कुछ विवाद होने लगा, जिसके बाद छात्र नेता को गोली मार दी गई। वहीं रोहित ने पुलिस को बताया कि वो गोली मारने वालों को चेहरे से नहीं पहचानता है। घटना के प्रकरण में एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। परिजनों से बातचीत भी की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है पूरा? ये देखिए, अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि थाना चेतगंज क्षेत्र के बाग बरियार एरिया है, वहाँ के रहने वाले रोहित यादव नाम के व्यक्ति को गोली लगी और यहाँ सिंह हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। हम लोग यहाँ तत्काल आए हैं, इसे बातचीत की जा रही है और जहाँ की घटना या जहाँ चोट लगना बता रहे हैं वहाँ के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। वहाँ के CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं और जो भी इससे निकल करके आएगा उसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। मैं अवनीश यादव बिक्की, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 पेरी कला। कैसे गोली लगा है, कौन ये है? कैसे का नहीं पता, वो जो लड़का है हमारे वार्ड का, हमारे साथ ही रहता है और काशी विद्यापीठ का छात्र नेता भी है, रोहित यादव नाम है, MA सेकेंड ईयर का छात्र है। और 9:30 बजे करीब हमसे बात हुआ, रोहित यार चाय पिए के मतलब चाय ला दे, तो कहा भैया खाना खा के बस आवत थी। और उसके बाद अचानक हमको 9:59 पर कॉल आया, भैया जल्दी आओ, हमके सब गोली मार लें। मैं भाग के वहाँ तक पहुँचा, ये सड़क पर गिरा था, 50-60 लोग की वहाँ भीड़ थी। उठाया तुरंत पल्सर पे लेकर टोटो पे यहाँ पे लेके आया। अभी तक उससे बात हुआ, यही बता पाया भैया हम जानत नहीं किया, लेकिन हमको चेहरे से पहचान जाएगी। क्या बताएं कि कौन लोग थे? वो बता नहीं पा रहा भैया। वहाँ जहाँ पे लगी गोली वहाँ तमाम कैमरा लगे हुए हैं हमारे बारे में। अब चौकी इंचार्ज साहब से बात हुआ है, कैमरे की जाँच हो रही है और हम लोग पता लगा उसके बारे में, जैसा भी होगा बताएं। ये क्या करते थे? ये छात्र हैं MA के, इनके पिताजी का दूध का व्यवसाय है, गैया भैंस का पालन का काम करते हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन लड़का है, पढ़ाई करता है, विद्यापीठ में छात्र नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सुप्रसिद्ध संगीतकार पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा के जीवन गाथा पर आधारित पुस्तक संगीत संत का रविवार को रात्रि में रथ यात्रा स्थित एक उपवन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ला ने विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुप्रसिद्ध संगीतकार
पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र के जीवन पर आधारित पुस्तक संगीत संत का रविवार को वाराणसी के एक उपवन में विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने किया। आपको बता दें कि लेखिका डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने अपने पिता के पूरे जीवन वृत्तांत को 10 अध्यायों में पिरोया है। इसमें पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र के बचपन से लेकर जीवन के तमाम अनसुने किस्सों को संजोया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक आने वाले दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर सरोज चुरामणी, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे एवं अंगद सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन का अवसर है और पुस्तक हमने जो लिखा है इसमें सबका कल्याण है। हर कलाकार को अगर ये पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आनंद आएगा। क्यों कि स्वर, लय, शब्द इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भगवान शंकर के डमरू से, वो सब हमने लिखा है। और बहुत सी बातें हैं कि जो हम भूल गए हैं लिखने के बाद, क्योंकि बड़ा कठिन है और संस्कृत में बीच बीच में हमने दिया है उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की ने बड़ा मेहनत किया है तब ये पुस्तक छप चुकी है, नहीं तो मुश्किल था हमारे लिए। आपके पुत्री के द्वारा विमोचन किया जा रहा है, लिखा गया है, क्या कहना चाहेंगे एक पुत्री को लेकर के? आपके पुत्री के ही द्वारा इसका विमोचन लिखा गया है किताब को, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। आप पिता हैं तो बेटी को क्या करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, पुत्री के नाम से अगर किया गया है तो मेहनत उसी ने किया है, सब कुछ किया है। हमने सिर्फ रास्ता बताया है, चली है वही। जब तक कोई चलेगा नहीं, गोदौलिया किधर है, तो रास्ता बताने पर आदमी चलेगा तभी उस मंजिल पर पहुंचेगा। आप पूरा नाम, पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की पुत्री हूँ और साथ ही मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट में RCA विमेंस कॉलेज मथुरा में। मैडम, क्या पुस्तक का विमोचन किया, क्या नाम है उसका और कौन कौन लोग उपस्थित रहे, साथ ही साथ कितना बड़ा कठिन कार्य था पुस्तक लिखना है? जी, इस पुस्तक का शीर्षक है संगीत संत पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र और उनका जीवन कितना कष्ट भरा रहा है। उन्होंने संगीत की शिक्षा कितनी मुश्किलों से पाई और किस तरह से आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव से निकल के आज वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इसकी पूरी कहानी है इसमें और जितना मैंने पिताजी को देखा है बचपन से, वो सारी चीज़ें मैंने अपना अनुभव लिखा है इसमें और आशा करती हूँ कि ये हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है संगीत जगत में, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। कप सिटी मध्य बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान पर सामान लेने पहुंची महिला दुकानदार से अपने घर पर किसी संदर्भ में बात करने के बहाने से मोबाइल मांगा और बातों ही बातों में दुकानदार को उलझाकर महिला मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में लोहराडीह गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह की हार्डवेयर की एक दुकान है, जिस पर खरीदारी करने पहुंची एक महिला घर पर बात करने के बहाने से दुकानदार का मोबाइल लेकर के बात करते करते वहां से फरार हो गई और दुकानदार प्रमोद सिंह उसे खोजते ही रह गए। परिचय बताएं। मैं प्रमोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मेरा लोहराडी निवासी हूँ। कपसेठी मार्केट में हार्डवेयर की दुकान है हमारी। क्या मामला है प्रमोद जी आपके यहाँ? हम दुकान पर बैठे थे, उसी पीरियड में एक लड़की आई और कुछ सामान उसको चाह रहा था, लेकिन उस सामान की लिस्ट उसके पास नहीं थी। सामान की लिस्ट नहीं थी तो वो हमसे मोबाइल मांगी कि हमको मोबाइल दे दीजिए, हम घर से फ़ोन कर बताते हैं क्या सामान चाहिए। इसके बावजूद वो मोबाइल बात करते करते बगल गली में चली गई। बगल गली में बतियाते हुए फिर हम उठकर गए, देखे बात कर रही है तो फिर हम वापस चले आए। फिर हम बैठ गए, दूसरे ग्राहक आ गए, उनको सामान वामान देने लगे। फिर हम उठकर गए, देखे तो वहाँ लड़कियाँ नहीं, गायब हो गई थी। आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस के पास मैं तत्काल गया। पुलिस ने वहाँ अच्छी हमारी सपोर्ट किया। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में नेट बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 75 जिलों ने प्रतिभाग किया। कोरोना को देखते हुए इन्हें 7 जोन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें बालिका वर्ग में वाराणसी की टीम विजेता रही। उत्तर प्रदेश जोन 5 में जिला वाराणसी, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती एवं अयोध्या की टीमों ने प्रतिभाग किया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सनबीम एकेडमी ग्रुप स्कूल के सचिव जगदीप मधोक एवं विशिष्ट अतिथि नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद बालिका वर्ग की फाइनल में वाराणसी की टीम विजेता रही एवं चंदौली की टीम उप विजेता रही। वहीं बालक वर्ग के पहले राउंड में सोनभद्र और श्रावस्ती के बीच मैच हुआ, जिसमें सोनभद्र की टीम विजयी रही। दूसरा मैच चंदौली एवं मिर्जापुर के बीच हुआ, जिसमें मिर्जापुर की टीम विजयी रही। मैं डॉक्टर निशांत सिंह, नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। निशांत जी, आज यहाँ पर क्या किया जा रहा है और क्या आज यहाँ पे नेटबॉल का एक टूर्नामेंट हो रहा है। ये हमारे जो सलामपुर जी हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल हमारे हैं, जिसके वजह से इन्होंने इसको 7 जोन में डिवाइड कर दिया है। अब हमने क्योंकि कोरोना को देखते हुए जैसा आप जानते हैं कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हमने इसे 7 जोन में डिवाइड किया है कि अलग अलग जगह पे। और यहाँ जोन 5 का आज हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। और कितने मतलब कि जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं मतलब कि कहाँ से हैं? आज यहाँ जो हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, सरसत, सोनभद्र, वाराणसी, ये 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आज हमारे आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। चीफ गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट हमारे मिस्टर जगदीप मधोक, सनबीम एकेडमी के सेक्रेटरी थे। मैं रणविजय यादव, सचिव डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट एसोसिएशन वाराणसी। रणविजय जी, आज कहाँ पर किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? ये हमारा CM एंग्लो बंगाली कॉलेज के ग्राउंड पे यूपी स्टेट जोन 5 का जोनल चैम्पियनशिप आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल के कारण स्टेट चैम्पियनशिप में 75 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिनके कारण हम 8 जोनों में उसको डिवाइड कर दिए हैं, जिससे हम थोड़ी कुछ टीमों को लेके एक जोनल चैम्पियनशिप करा लें और इसमें से जो टीमें क्वालिफाई करेगी वो आपका स्टेट चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करेगी।